जय हिंद। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं यहाँ से मैं भेजती हूँ। और रिश्तेदारी का बहुत बड़ा लाइफ स्किल जो मैंने अपने 40 साल की जिंदगी में सीखा है वो सबसे पहले आपसे शेयर करती हूँ। रिश्तों में काम करने वाले लोगों की कदर कीजिए। रिश्तों में काम करने वाले लोगों की कदर कीजिए, क्योंकि बातें तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जा सकती हैं तोड़ मरोड़ कर, पर जिस इंसान ने रिश्ते में काम किया है उसके काम को कोई दूसरे इंसान के नाम के साथ नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहा है तो 3-4 लोगों को तो घर में दिख ही रहा है कि काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है। इसलिए काम करने वाले लोगों की कदर कीजिए। और दूसरी बात, आपने देखा होगा, एक बात हमने बचपन से एक कहानी सुनी थी कि खिचड़ी की कहानी शुरू हुई और एंड पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वो खिचड़ी वर्ड ही खाचड़ी बन गया। तो ऐसी चीजें माउथ बाय माउथ जब भी कोई एक बात ट्रांसफर होती है 10 या 15 लोगों तक, तो एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो बात रही नहीं जाती जो पहुंचाने वाला पहुंचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस बात में हर इंसान का अपना पर्सनल थॉट भी मिक्स हो जाता है, तो वो फिर फैक्ट नहीं रहता, वो फिर इंफॉर्मेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बायसनेस एंड जजमेंट। तो बातों पे ध्यान ना दें, जो आपकी जिंदगी में आपके लिए खड़ा है और काम कर रहा है उसको वैल्यू दें। और फिर मैं शुरू करती हूं आज का एपिसोड हिंदी में, जो मैं अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन, चलिए प्यार की या मोहब्बत की रेलगाड़ी में सवार होते हैं, नाम से है, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है मोहब्बत की रेलगाड़ी। क्योंकि इतना बड़ा टाइटल अगर हिंदी में हम लिखेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो मोहब्बत की रेलगाड़ी ही अच्छा सा टाइटल है इसके लिए। और मैंने इंफॉर्मेशन सारी एज ए लेखिका आपने पहले एपिसोड में दे दी है। तो आज से मैं पहला स्टेशन की शुरुआत करूंगी, जिसको मैंने जन्नत की चिड़िया नाम दिया था। ये पहला स्टेशन होता है जहां से हम मोहब्बत की रेलगाड़ी में सवार होते हैं। ये नाम बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का हिंदी ट्रांसलेशन किया है मैंने। एक ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगने वाला एक ऐसा पौधा है, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो लाइन होती है इक्वेटर के ऊपर और नीचे, अर्थ के ऊपर, इमेजिनरी लाइन। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है ग्रेड 6 में। तो वो जो लाइन होती है उसके बीच की जो जलवायु होती है, जो ट्रॉपिक जो क्लाइमेट होती है, उन क्लाइमेट में उगने वाला ये पौधा है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। ये पौधा ऐसा होता है, और इस पौधे का नाम रखने के पीछे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी और इसको अपने और अपने हस्बैंड के सन साइन से मैच किया है, ताकि ये मेमोरेबल हो जाए कि जब मेरे बच्चे फ्यूचर में ये किताब पढ़ें तो उन्हें मेमोरेबल हो जाए कि कैप्रिकॉर्न मम्मा का सन साइन था और कैंसर पापा का। तो हम दोनों की राशियां हैं। वैसे तो राशि में हम बिलीव नहीं करते, लेकिन है तो इंफॉर्मेटरी तरीके से ये बताना चाहते हैं कि हम मेरे और मेरे हस्बैंड की राशि से जुड़ी हुई ये रेखा है जो अर्थ पे खींची गई है, पृथ्वी पे, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो उसके बीच में उगने वाला ये पौधा है, और इस पौधे की ये खासियत है कि जाड़े में इसको धूप चाहिए होती है और गर्मी में ये छांव में पलता है। अगर हमने इसे उल्टा रख दिया, जाड़े में छांव में और गर्मी में धूप में, तो ये पौधा मर जाता है। और इसी तरह से हर एक बच्चा जो होता है वो अपने टाइप के हिसाब से केयर ढूंढता है। अगर किसी बच्चे को अमरूद पसंद नहीं है और हमने जबरदस्ती बचपन से उसको खिलाना शुरू किया, तो हो सकता है कि उसकी हेल्थ में वो बेनिफिट ना हो, क्योंकि हर तरह का फल हर इंसान को सूट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसी कस्टमाइज्ड पर्सनल रिसर्च इसके ऊपर हुई नहीं है। तो जब बच्चा कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप उसी प्रोटीन या उसी विटामिन्स वाला कोई दूसरा फल जो है उसकी वैरायटीज उससे पूछिए कि वो क्या खाएगा। जैसे हम लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है बच्चों में, बड़ों में, सब में। तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम सेब ही खाएं।
अगर हमें सेब पसंद नहीं है हम खजूर खा सकते हैं, अगर हमें खजूर पसंद नहीं है हम किशमिश खा सकते हैं, अगर हमें किशमिश पसंद नहीं है हम मुनक्का खा सकते हैं, अगर हमें मुनक्का पसंद नहीं है हम टमाटर खा सकते हैं, अगर हमें टमाटर पसंद नहीं है तो हम रेड कलर की बेल पेपर खा सकते हैं। इस तरह से अल्लाह ने वैरायटी ऑफ चीजें एक डिफिशियंसी के लिए रखी है। क्यों? क्योंकि उसने बंदे जो इस तरह के बना रखे हैं। अगर उसने बंदे अल्लाह बना रहा है तो उनके खाने की चीजें भी तो वो पैदा करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसने इस तरह से वैरायटीज ऑफ ऑप्शन दिए हैं। तो आप किसी भी बच्चे को फोर्स मत कीजिए कि एप्पल ही खाने से होगा। आप इन सारी चीजों में से कोई एक ऑप्शन जो उस बच्चे को पसंद है उसको चुनने दीजिए और उसको खाने दीजिए। और इस तरह से मैं एक माँ बनने के बाद मेरी लाइफ स्किल ग्रो हुई है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ ऐसे ही करती हूँ। मैं उनको जबरदस्ती एप्पल खिलाने की कोशिश नहीं करती हूँ। उनको खजूर पसंद है तो खा लेते हैं, नहीं तो बहुत सारी चीजें, जैसे मेरी बेटी को प्लम पसंद है और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो बच्चे खाते हैं, तो जो उनको पसंद होता है वो ही खिलाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ताकि जिंदगी वो अपनी पसंद की जी पाए। हर जगह उनके पीछे 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 जबरदस्ती वाली चीज ना हो, क्योंकि जब हम किसी भी इंसान के साथ बहुत जबरदस्ती करते हैं तो उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जो बहुत कम लोगों को पता है। और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, फिजिकल और मेंटल बीमारियां भी होती हैं। तो मैं बच्चों को बचपन से ही सिखा रही हूँ इस तरह का, ताकि वो आगे चल के अपने बच्चों को इस तरह से पाले पोसे। तो ये अच्छी एक चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी किताब के जरिए। तो हर पौधे को जैसे केयर अलग चाहिए, मॉइस्चर अलग चाहिए, पानी अलग चाहिए, टेम्परेचर अलग चाहिए, वैसे ही बच्चे भी होते हैं, यूनिकली डिजाइन होते हैं। जैसे एलोवेरा का पौधा और कैक्टस दोनों होते तो रेगिस्तान में है, लेकिन उनकी केयर में फर्क होता है, उनके टेम्परेचर ग्रोथ में फर्क होता है, उनके पानी की इनटेक में फर्क होता है। तो उसी तरह से एक माँ बाप के दो बच्चों की केयर और अपब्रिंगिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये फर्क समझने का काम अल्लाह ने माँ बाप के ऊपर छोड़ा है। हम कितना समझते हैं और कितना करते हैं, क्योंकि अभी कोई ट्रेनिंग नहीं है इसकी पर्सनलाइज्ड, स्कूल कॉलेजेस में भी इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे पूरा इंट्यूशन है कि आने वाले जमाने में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा कंपलसरी, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी। तब तक के लिए मैं ये चीजें आपसे शेयर करती हूँ अपने वीडियो के जरिए। परिवार नन्हे से बच्चे का पहला सपोर्ट होता है। एक मोहब्बत का पालना, देख रेख, दया, उत्साह, दुआएं, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, मौलिक तथ्य यानी मॉरल वैल्यूज जो हम उनको सिखाते हैं, फैक्ट्स के थ्रू जो मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, भावुकता का कल्पनात्मक नाटक, जिसे हम कहते हैं ना कि मदर सबसे पहली इमोशनल ब्लैकमेलर होती है बच्चों की। कुछ काम बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उनको इतना इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि बच्चे करने लगते हैं। तो उस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि इमोशनल गाइडेंस जो माँ का होता है, जो बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस हाईएस्ट होता है माओ का, तो उसको यूज करने का स्किल बच्चों को माओ से मिलती है घर में। और आप ये सिर्फ नॉर्मल माओ की ही कहानी नहीं है, हमने यशोदा और कृष्ण जी के कहानी में भी देखा है कि कैसे यशोदा माँ उनकी माँ नहीं होती हैं, देवकी जी होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से श्री कृष्ण को अपब्रिंगिंग दे देती हैं। तो इस तरह से माओ का यहाँ पे रोल होता है। और समय की पाबंदी सिखाना, बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला एक पालना होता है उनका परिवार। ये पहला स्टेशन होता है जहां से जिंदगी का सफर एक बच्चे का शुरू होता है। माँ बाप बच्चों के ऐसे गाइड होते हैं जिन्हें अल्लाह उनके जिंदगी के सफर में चलने का मार्गदर्शन दिखाने के लिए भेजता है। कहते हैं कि अल्लाह खुद नीचे नहीं आ सकता। वैसे तो अल्लाह हर जगह है, रोशनी में है, अंधेरे में है, पानी में है, धूप में है, छांव में है, हर जगह है, हर कण कण में अल्लाह है। लेकिन अल्लाह दिखता कैसे है? अल्लाह हमें नेचर के थ्रू दिखता है, अपने माँ बाप के बिहेवियर में दिखता है। तो इस तरह से माँ बाप को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है हर मजहब में। तो वैसे तो बच्चे अपने जीवन में हर साल 6-7 टीचर्स के मेंटोरशिप
मैं यहाँ पे मेंटोरशिप का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन मेंटोरशिप है और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेंटरशिप है। मेंटर साइलेंट, मेंटरशिप में पलते बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनके सकारात्मक सोच को बनाने में और अच्छे कामों को सिखाने में मदद करती है। तो माँ ही नहीं, माँ के साथ साथ हर साल स्कूल में जो जितने टीचर्स वो बदलते हैं, वो सब उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो हिम्मत होती है, उसको डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। तो बच्चे का जो कैरेक्टर बन करके आता है वो सिर्फ माँ का पार्ट नहीं होता है, सिर्फ पापा का पार्ट नहीं होता है, बल्कि वो सारे टीचर्स की अच्छी क्वालिटीज को बच्चा चुनता जाता है। और मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको हमेशा एक बात बताती हूँ कि हंस बनो। कहते हैं कि हंस बुराई में से भी अच्छाई चुन लेता है। तो जहां जहां से आपको अच्छाई चुनने को मिले वहां वहां से अपने कैरेक्टर्स में डालते जाइए, स्टार्स बनाते जाइए। और दुनिया में आपको भेजा गया है अपनी बुरी आदतों पे काम करने के लिए। जब आप एनवायरनमेंट में हर तरह के जाएंगे तो बुराई आप में आएगी ही, ये ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि जो ये ब्रेन है ना, हमारा सॉफ्टवेयर, वो इतना पावरफुल है, तुरंत ग्रास्प कर लेता है, बुरी चीजें जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि वो आसानी से सीखी जाती है, उसमें ट्रेनिंग नहीं होती, बड़े आराम से बच्चे सीख जाते हैं। और फिर उस आदत को छुड़ाने में जो आपको सालों की मेहनत लगेगी, उसका डिटर्मिनेशन हमारे अंदर खुद होना चाहिए, तभी हमें बुरी आदत छूटती है। तो इस तरह से परिवार हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। वरीशा और हैदर अपने मोहब्बत की रेलगाड़ी में अपने परिवार के साथ सवार होते हैं। वरीशा के बाबा सैयद अलीगढ़ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी विभाग में लेक्चरर होते हैं और माँ फायजा होम मेकर होने के साथ साथ चाइल्ड काउंसलर भी होती है। काउंसलर को हिंदी में परामर्शदाता बोलते हैं, यानी बच्चे से जुड़े हुए कोई भी इस तरह के मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो काउंसलर उसको एक्सप्लेन कर देती है, समझ जाती है। और बहुत साल स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों को ऑब्जर्व करते करते और साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी एक पेपर पढ़ाया जाता है, वो सब पढ़ते पढ़ते हम एक नॉर्मल टीचर भी कुछ लेवल तक काउंसलर बन ही जाता है। तो इस तरह से माँ जो होती है, फायजा जो होती है, वो चाइल्ड काउंसलर, प्रोफेशनल चाइल्ड काउंसलर होती है। हैदर के बाबा मेहरान इलाहाबाद, जो अब के प्रयागराज कहलाता है, उसमें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में वकील होते हैं। और माँ रदिया एक होम मेकर होने के साथ साथ समाज शास्त्र की लेक्चरर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में होती हैं। गर्मी की सख्त दोपहर है। श्री और श्रीमती सैयद अल शिफा हॉस्पिटल में जल्दी से दाखिल होते हैं। एमनियोटिक सैक यानी जो पानी की थैली जिसे कहा जाता है, जिसमें बच्चा तैरता रहता है माँ के शिकम में, वो रप्चर हो चुकी होती है, फट चुकी होती है और उसको डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लेबर पेन भी कहते हैं। सैयद ने उसे हॉस्पिटल के एंट्रेंस लॉबी में बिठाकर जल्दी से एडमिशन फॉर्म भरा, क्योंकि ये दोनों अकेले रहते थे वहां पे अलीगढ़ में, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे। तो ये कहानी है कि कैसे एक हस्बैंड अपनी बीवी को लेकर के जाता है और क्यों अकेले रहते थे, क्योंकि दोनों के माँ बाप जो है वो बुजुर्ग हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे और उन लोगों को अपना मी टाइम जीने का वक्त मिला था उस वक्त। क्योंकि बच्चों को पालने पोसने में माँ बाप जो है पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, तो उन्हें अपना मी टाइम नहीं मिल पाता। तो वो मी टाइम जीने देने का मौका उन्हें आया था जब हैदर और सैयद और फायजा की शादी हो जाती है तब। तो इन दोनों ने उन लोगों को अभी बुलाया नहीं था, क्योंकि जब तक डिलीवरी होती नहीं है तब तक एक्चुअली में कोई काम नहीं होता है और माँ बाप का सपोर्ट भी डिलीवरी के बाद ही चाहिए होता है। क्योंकि अगर माँ डिलीवरी प्रोसेस से गुजर रही है, उसके बॉडी में बहुत तरह के हार्मोनल और फिजिकल चेंज हो रहे हैं, उस वक्त पे एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, काम करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी दुआएं सर पे जब होती हैं तो माँ को बहुत ताकत मिलती है और वो बहुत सारी चीजें कर लेती है। वैसे तो आप हिंदुस्तान में देखेंगे सास और बेटी की माँ 1.25 महीने तक बहुत कुछ संभाल देती है घर पे आकर के बच्चों के। ये नॉर्मल सी एक रस्म है, दोनों आ जाया करती हैं जहां पे भी डिलीवरी होती है और हेल्प कर देती हैं। लेकिन
क्योंकि फायजा खुद चाहती थी अपने बच्चों को पालना पोसना, तो उसने पहले से ही उनके ऊपर कुछ इस तरह का दबाव नहीं बनाया था और ना ही उनको परेशान करना चाहती थी, क्योंकि उनके मी टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बहुत केयरिंग डॉटर थी। इसलिए उसकी डॉक्टर ने उसे जल्द से जल्द एडमिट करने को कहा और नर्स को एक व्हील चेयर लेकर फायजा को लेबर रूम में ले जाने को कहती है, जो कि हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर पे होता है। उसकी जिंदगी के टफ टाइम में उसके साथ रहना चाहता था सैयद, इसलिए उसने डॉक्टर से पहले ही इस बात की इजाजत ले ली थी कि वो उसके साथ लेबर रूम में रहेगा। उसके पीले पड़ते हुए चेहरे को देखकर वो बहुत नर्वस हो जाता है, पर समाज की एक रूढ़िवादी सोच है ना कि लड़के नर्वस नहीं होते। इस सोच ने पॉजिटिवली सैयद को यहाँ पे मदद कर दी और वो बहुत ही स्ट्रांग ऊपर से खुद को शो कर पाया और संभाल पाया। सैयद एक उत्सुक पिता था, सब कुछ कैसे होगा ये जानने की लालसा उसे थी, क्योंकि बाप बनने की पहली सीढ़ी चढ़ रहा था और उतार चढ़ाव जिंदगी के जानना बाप बनने की स्किल्स होती है। इसलिए गूगल, यूट्यूब और बहुत सारी बुक्स पढ़ के प्रेगनेंसी में बीवी का कैसे ख्याल रखें, उसकी डिलीवरी में क्या रोल एक शौहर का होता है और बच्चे के जिंदगी में आने के बाद बाप का क्या फर्ज होता है, ये सब जानना और कितने खर्चे होते हैं टोटल डिलीवरी में उसके जमाने में, और बीवी की देखभाल, बच्चे की जानकारी, सारी कुछ इकट्ठा करने का उसको बहुत क्यूरियोसिटी था। तो उसने सारा कुछ पता करके रखा था और किताबों में भी पढ़ रखा था। क्योंकि ये जो कहानी है ये 3rd जनरेशन टू 4th जनरेशन टू 5th जनरेशन, 3 जनरेशन को जोड़ेगी। तो 3rd जनरेशन में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं लड़कों को हमारे देश में, हमारे देश की बात हो रही है। और 2nd जनरेशन वाले जो माँ बाप होते हैं ये सब चीजें छुपा के रखते हैं 3rd जनरेशन वालों को। तो 3rd जनरेशन वाले जब कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है बायोलॉजी में, तो इतना नॉलेज सैयद को हो चुका था कि एज अ फादर अब बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स उसे पढ़ने हैं, तो उसने बुक्स वगैरह यूट्यूब वगैरह से सब जगह से पढ़ रखा था। और उसके बाद उसने अपनी अम्मी से ये सुना था कि सूर्य मरियम पढ़ा जाता है जब डिलीवरी का वक्त होता है, तो वो लगातार सूर्य मरियम पढ़ के फायजा को मॉरल सपोर्ट और दुआएं दे रहा था। ये सूर्य कुरान में बीबी मरियम की डिलीवरी को बयान करती है और जिससे उनको मिले हौसले की लाइफ स्किल होने वाली माँ को स्ट्रांग बनाती है। जो लाइफ स्किल मेंटली उसको वो पढ़ करके अपनी बीवी को बताते जाता है कि इस तरह से बीबी मरियम ने खजूर के दरख्त के नीचे इतनी मुश्किलात में डिलीवरी उनकी हुई थी और ईसा मसीह की पैदाइश हुई थी, जनाबी ईसा की। तो उस तरह से उनकी परेशानियों को सुनने के बाद होने वाली माँ को एक ऐसा मॉरल सपोर्ट मिल जाता है जिससे उसकी डिलीवरी प्रोसेस बहुत आसानी से गुजर जाती है और माओ की दुआएं और बीबी मरियम की दुआ और फोन पे कंटिन्यूअसली उसकी माँ और सास की दुआएं उसको मिलती रहती हैं। तो यहाँ तक मैंने इस चैप्टर को आज पढ़ा है और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हर मजहब में हैं। हर मजहब की किताब में लाइफ स्किल है कि जब डिलीवरी होती है तो मुश्किलात आती हैं और हर जनरेशन को आती है। आप चाहे देवकी जी की डिलीवरी पढ़ लीजिए, चाहे आप किसी भी देवी देवताओं की डिलीवरी का वाकया आप पढ़ लीजिए, आप पार्वती जी की डिलीवरी के बारे में पढ़िए, तो बहुत पेशेंस की जरूरत होती है उस वक्त। हमने और भी बहुत सारी जो लेडीज हैं कुरान में मेंशन है, बीबी आसिया है, बीबी फातिमा है, उन सब के बारे में जो कहानियां हैं वो सब कहानियां कहते हैं गर्भ संस्कार होता है। तो जब माँ बनने वाली होती है औरत तो उसको इन सब की कहानियां बहुत अच्छे तरीके से सुनाई जाती हैं ताकि उसको एक मॉरल स्ट्रेंथ मिले कि मैं एक अकेली होने वाली माँ नहीं हूँ। इस दुनिया में बहुत ग्रेट मदर्स हुई हैं जो बिना फैसिलिटीज के भी बच्चों को पैदा करती थी और पालती थी, पोसती थी और वो लोग वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स बने आगे चल के। तो इस तरह की ताकत इन कहानियों से मिलती है, इसलिए बोलते हैं गर्भ संस्कार के वक्त ये सब पढ़ना चाहिए, औरत की केयर करनी चाहिए, उसको हर तरह की नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव थॉट से, कमेंट्स से बचा के रखना चाहिए,
क्योंकि कहते हैं कि जो माँ सुनती है वो सब बच्चा सुनता है शिकम में। तो उसके एनवायरमेंट में बहुत सारी पॉजिटिव बातें करने वाले लोग होने चाहिए, और इस तरह से बच्चा शिकम में ही पॉजिटिविटी के साथ बड़ा होता है। तो मैं यहीं पे रुकती हूँ इस लाइफ स्किल के साथ कि जब गर्भ संस्कार होता है और बच्चे माँ के शिकम में आते हैं तो उनको उस होने वाली माँ को बहुत केयर और बहुत ही अगर जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, पुणे में रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो कम से कम अच्छी बातें फोन पे बोल करके और रिश्तेदार दुआएं भेज करके उसको हर तरह से इम्पोर्टेंट फील कराने की कोशिश करते हैं। जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मुझे मेरे आसपास के जितने भी सोसाइटी के लोग थे वो कहते हैं कि होने वाली माँ को उसकी मनपसंद कुछ खिलाया तो पुण्य होता है। बहुत अच्छा कल्चर है ये महाराष्ट्र का। और फिर वो लोग मुझे कुछ ना कुछ ला करके खिलाया करते थे, कभी खीर कभी कुछ। सुमन करके मेरी एक नेबर थी, उसको बहुत ख्याल रहता था कि ये अकेली है, इसके घर पे कोई नहीं है, तो तुम्हें क्या बना के खिलाऊं हमेशा पूछती थी, और कभी कभी कुछ बना के लाया करती थी। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट फील होता है। और हस्बैंड मेरे मुझे हमेशा कहते थे कि तुम आराम करो और केयर करो अपनी, बहुत ज्यादा काम नहीं किया करो, उससे थकान होगी और फिर तुम थकोगी तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का गड़बड़ाता है, फिर बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसमें फर्क होता है। तो वैसे तो मैं पूरा टाइम आराम नहीं करती थी, मेरे घर पे उस टाइम हेल्पर्स नहीं थी। मैंने डिलीवरी के 8वें महीने से, प्रेगनेंसी के 8वें महीने से हेल्पर लगाई थी, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को काम करते हुए देखा था हर डिलीवरी में। तो मुझे ऐसे सीख थी मेरी फैमिली से कि काम करते रहने से बॉडी फिट रहती है, और डॉक्टर ने भी कहा था कि एकदम से ऐसे लेथार्जिक नहीं रहना है, नहीं तो बच्चा लेजी पैदा हो जाता है। तो मैं पूरा बिजी रहती थी, कुछ ना कुछ काम किया ही करती थी। मेरी छोटी बहन थी पूरे टाइम डिलीवरी में मेरे साथ, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम अकेला नहीं फील होता था। हस्बैंड की नई नई जॉब थी और वो सुबह उठ करके चले जाया करते थे, और शाम तक अकेले खिड़की पे बैठ के तस्बीह पढ़ने से के बाद जब वो आई तो मुझे कम से कम उससे बात करके हंसी मजाक ये सब करके थोड़ा माहौल बहुत अच्छा हो गया था। तो बहुत मेरी बेटी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही केयरिंग है। उसके स्कूल में टीचर्स तक तारीफ करते हैं कि बहुत केयरिंग है और बहुत अफेक्शनेट है। तो इन सब चीजों का बच्चे पे असर पड़ता है। और चूंकि मेरे घर में आसपास कोई भी नहीं था और मेरी नई नई शादी हुई थी और बहुत ही सुकून से वो सारा वक्फा बीता, तो मैं शांत बहुत रहती थी। मैं सूर्य मरियम पढ़ा करती थी, और सूर्य मरियम पढ़ने के बाद मैं नमाजें 5 वक्त की पढ़ के खिड़की पे बैठ करके, उधर से आते जाते लोग रहते थे तो मैं तस्बीहां पढ़ा करती थी। तो पूरे डिलीवरी ऐसे बीती। तो वो बहुत शांत नेचर की है मेरी बेटी, उसका नेचर ऐसा हो गया है। और अच्छी चीज है, और शांत होने से हम बहुत सारी चीजों पे गौर कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें मेरी बेटी के अंदर आई है, और ये डिलीवरी के एनवायरनमेंट का एक असर पड़ा उसके ऊपर। और बाद में भी 5 साल तक उसके साथ ही मैं रही थी, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं बच्चे के अंदर, जो माइन्यूट डेवलपमेंट सारी होती हैं, वो सारी चीजों को मुझे आज तक याद है। मैं सारा काम जल्दी से कर लेती थी उसके उठने के पहले, और पूरा दिन उसको लेकर के बैठी रहती थी, क्योंकि इमाम की नई नई जॉब थी। और जब उसके डिलीवरी जब मेरी हो गई तो इमाम ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, लेकिन उनका ऑफिस पूरा टाइम बाहर वाले कमरे में चलता रहता था, और मैं सदफ को लेकर के, अपनी बेटी को लेकर के पूरा टाइम उसके साथ बिजी रहती थी। और शाम में जब इमाम फ्री होते थे अपने जॉब से, तब वो सदफ को अपना मी टाइम, जो फादर और बेटी के अफेक्शन ग्रो करने के लिए होता है, वो उसको दिया करते थे। तो इस तरह से फाइनेंस की सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पे थी, तो वो 24 घंटे बच्चे को लेकर नहीं बैठ सकते थे। ये चीज मैंने अपनी लाइफ से सीखी। बहुत बहुत सारे लड़कियों को मैंने क्वेश्चन करते देखा है टीनेज में कि सारा काम माँ ही क्यों करती है। तो जब मैं टीनेज में थी तो मुझे भी ऐसी क्वेरी आती थी, लेकिन जब मैं माँ बनी तो मैंने देखा कि बच्चे को पैदा होने से पालने तक पैसे का भी तो खर्च होता है। अगर शौहर पूरा टाइम मुझे ही लेके बैठा रहेगा, जॉब करने नहीं जाएगा और ऑफिस का काम नहीं करेगा, तो वो जो पैसे वाला खर्च है वो कौन देखेगा? क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट हम
मैं और इमाम बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली से आए हैं। फाइनेंशियल जो था फैसिलिटी वो इतनी ही थी कि आप पढ़िए लिखिए और एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाइए। तो हर चीज में हर जगह फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई स्कोप नहीं था। तो हमने अपनी लाइफ से सीखा कि बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है कि हमने कैसे अपने माँ बाप से बिना पैसे लिए और इस डिलीवरी के स्टेज को हमने गुजारा और साथ में बॉन्डिंग के साथ अपनी बेटी को 5 साल तक पाला बिना किसी के भी फाइनेंशियल सपोर्ट के। और यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि जब माँ बाप बच्चे के पीछे 25 साल लगा देते हैं, पैसे खर्च करते रहते हैं, तो बच्चा इस काबिल बन ही जाता है कि अपनी आगे की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। और मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मेरी शादी एक ऐसे शौहर से हुई जिसने कभी ये नहीं कहा कि तुम कहीं से अरेंज कर लो पैसे, कभी नहीं कहा उन्होंने। और मैंने उनको अपनी तरफ से कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी जिससे उनको लगे कि मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। मैंने सारा डिवोशन बच्चे के ऊपर लगा दिया। और मैं यहाँ पे अपनी सारी फैमिली को थैंक यू एक बार कहना चाहूंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी नीड्स इकट्ठे आ जाती हैं, उसके कपड़े की, उसके डायपर की, उसके क्रीम की, उसके पाउडर की, उसके सब चीज की। फीडिंग तो ब्रेस्ट फीड 6 मंथ तक होता है, लेकिन 6 मंथ तक और भी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत पड़ जाती है। वहां पे सारे रिलेटिव्स जो आते हैं बच्चे को देखने, वह इंडिया का ये कल्चर बहुत सपोर्टिंग और बहुत केयरिंग कल्चर लगता है कि जब वो आते हैं तो एक एक रिलेटिव 4-4 जोड़े कपड़े लेकर आ जाते हैं बच्चे के, और हर एज के हिसाब से लाते हैं, 0 नंबर, 6 मंथ, 1 ईयर, ताकि 1 साल तक जो माँ बाप बने हैं उनके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी का आधा भार तो कम ही हो जाए। फाइनेंशियल जो भार कहते हैं, मॉरल और लवेबल तो इतना एनवायरनमेंट होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत केयर और बहुत प्यार मिलता है होने वाले बच्चे को हमारे देश में। तो वो सब चीजें मैं इस वीडियो के जरिए ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ अपने सारे रिलेटिव्स को और मेरे शौहर के मम्मी पापा को जो आए थे डिलीवरी के बाद और 1.25 महीने तक मेरे पास रहे थे। और मेरी अम्मी जो थी, जब तक वो थी, वो और अम्मी और मेरी छोटी बहन ये लोग मिलके किचन का काम किया करती थी। और जब मेरी अम्मी मेरे पापा अकेले थे और उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत फोन पे कभी कुछ बोला करते थे तो मेरी अम्मी रो दिया करती थी। इतने साल के बाद भी शौहर की इतनी केयरिंग बीवी मैंने अपनी लाइफ में देखी। तो अम्मी को मैंने कहा था कि अब आप चली जाइए क्योंकि अब इतना कुछ है नहीं, और मुझे बहुत मन है कि मैं अपने बच्चे की बॉडी मसाज और उसको नहलाने का काम खुद करूं। तो अम्मी बोली कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तो तुम कैसे करोगी? तो मैंने बोला करूंगी, कोशिश करूंगी मैं करने की। और फिर वो चली गई मेरे भाई के साथ, और मेरे सास ससुर जो थे वो रुके थे 1.25 महीने तक, और मेरी बहन भी रुकी थी। तो बहन और अम्मी मिल करके किचन का काम करती थी, और तब तक मैंने हेल्पर रख ली थी झाड़ू पोछा के लिए, और बर्तन शायद शेयर करके करते थे अम्मी और उरूज, अभी मुझे पूरा याद नहीं है। और इस तरह से एक फैमिली टीम वर्क बन करके सदफ के होने के बाद मैंने उसकी सारी जिम्मेदारी ले ली, और उसको खिलाना पिलाना नहलाना मसाज करना ये सब मैंने किया। और घर की जो पूरी जिम्मेदारी थी, नाश्ता खाना, रात का खाना, और जो भी जिम्मेदारी, कपड़े धुलना, वॉशिंग मशीन मैंने खरीद ली थी तब तक मुझे याद है, वो सब चीजें, और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैंने खरीदी थी क्योंकि मुझे पता था कि अम्मी लोग आएंगी तो कपड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या कोई कपड़े धोने थोड़ी ना बैठेगा। तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद ली थी मैंने और इमाम ने मिल करके। और इस तरह से बहुत सारी चीजें, घर की लाइफ स्किल्स हमने सीखी, और मोहब्बत के साथ बढ़ते बढ़ते सदफ कब 5 साल की हो गई पता नहीं चला। मायका और ससुराल दोनों जगह की मोहब्बत उसको मिलती रही, और इस तरह से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। तो अगले एपिसोड में मैं आपको इस तरह से मोहब्बत की ट्रेन में बच्चा जब सवार होता है, हैदर और वरीशा बिल्कुल वैसे ही सवार हुए, तो मैं कनेक्ट करती जाऊंगी उस स्टोरी को रियलिटी से और बहुत सारे रियल एग्जाम्पल से, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे की पैदाइश से लेके उसके 25 साल तक हमें कहाँ कहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चीजों को समझना है और बच्चे को उस तरह से हैंडल करना है, ताकि जब वो हमारे नेस्ट से बाहर जाए वो इतनी स्ट्रांग चिड़िया बन के बाहर निकले
कि उसको उस केयर और उस बॉन्डिंग के जोर पे वो अपनी जिंदगी के आगे के चैलेंजेस ले ले। किसी भी माँ बाप को नहीं पता होता आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, बस बच्चे को प्रिपेयर करने की ताकत हमारे हाथ में अल्लाह ने दी है, उतना हमें करना है। चलिए तब तक जुड़े रहिए मुझसे मेरे चैनल पे, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।